नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज आपके सामने डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की कल की जजमेंट, जहां पे उन्होंने उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, सिवाय कुछ प्रोविजंस के। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारा मामला था क्या, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में क्या कहा और इस पर्टिकुलर जजमेंट का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क से क्या कनेक्शन जोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले खबर समझते हैं। 3 जज का बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, जो अपने लास्ट वीक में ही हैं, आफ्टर दैट ही इज गोइंग टू रिटायर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने एक जजमेंट दिया है जिसने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट नाम के कानून, जिसको आगे से हम मदरसा एक्ट बुलाएंगे, उसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ठहराया है, एक्सेप्ट सम प्रोविजंस विच आर रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। तो पूरे के पूरे कानून को बेसिकली इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने मार्च 2024 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराते हुए स्ट्राइक डाउन कर दिया था, मतलब उस कानून को खारिज कर दिया था। अप्रैल 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ अपील सुन रहा था, उस अपील के दौरान इसे खारिज करने के ऑर्डर को स्टे कर दिया था। ऐसा इसलिए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 60% मदरसे जो पूरे इंडिया के हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, और इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लाख बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, और ताकि उनके इस पढ़ाई को अफेक्ट ना पड़े इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था। इवेंचुअली उन्होंने कल इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ठहराया है, पूरे कानून को, एक्सेप्ट हायर एजुकेशन वाला पार्ट। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये एक्सेप्शन क्यों है। कानून जो है उसका नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट। इसे हम मदरसा एक्ट बुलाएंगे। मदरसा एक्ट क्या करता है? लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करता है उत्तर प्रदेश के मदरसों के लिए, और ये कहता है कि एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अलावा यहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन भी दी जा सकती है। इस एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश का एक अलग से बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन बनाया गया, जिसके अंदर मेजॉरिटी मुस्लिम मेंबर्स को अपॉइंट करने के प्रावधान थे। इसके अलावा इस बोर्ड में ये कहा गया सेक्शन 9 के अंदर कि preparing and prescribing of course material will be done by this board, also conducting of certain exams right from Maulvi, that is class 10th level, to Fazil, that is masters level। तो एक तरीके से एक हायर एजुकेशन का सिस्टम भी अलग से यहां पे बनाया गया था, और इस पर्टिकुलर कानून के तहत मदरसे जो है वो रेगुलेट किए जाते थे। अब चैलेंज करते हुए इस कानून को एक लॉयर ने पिटीशन डाली थी हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो ये मदरसा का एक्ट है ये बहुत सारे कानूनों को वायलेट करता है। आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी, because it was providing or differentiating the education that is given to different communities। Second, Article 15 and Article 21A। तो मेजॉरिटी या मेजरली जो ये चैलेंज है ये कहना चाहता है कि जो आर्टिकल 21A के अंदर राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, और उनको एलिमेंट्री एजुकेशन देना ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो बेसिकली इस पिटीशन में ये कहा गया कि मदरसा एक्ट क्वालिटी कंपलसरी एजुकेशन 14 साल तक के बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। इस वजह से यूनिवर्सल लेवल या एक लेवल ऑफ एजुकेशन जो हमें चाहिए, लर्निंग आउटकम्स, मैथमेटिक्स, साइंटिफिक टेम्परामेंट, लिटरेसी, ये डेवलप नहीं कर पा रहा था, ऐसा आरोप था। इसीलिए ये आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा था। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा कि ये पर्टिकुलर मदरसा एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है क्योंकि ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट्स को डिफरेंट एजुकेशन दे रहा है और दूसरे को डिफरेंट। इसका मतलब रिलीजियंस को डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है। इसका मतलब कि ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसीलिए कोई भी कानून जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा उसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराएंगे। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना सबसे पहला ऑब्जेक्शन जाहिर किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोस्तों जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है 1973 में डेवलप की गई थी, और कौन से केस में डेवलप की गई थी? केशव नंदा भारती केस। जब आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इनवैलिड ठहराते हो, संविधान को चेंज करने के कानून को इनवैलिड ठहराते हो, आप सिर्फ तभी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी कानून को इनवैलिड ठहरा रहे हो जो किसी स्टेट की असेंबली या पार्लियामेंट ने पास किया हो, तब आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल उसे कैंसिल करने के लिए नहीं कर सकते। अगर आपने ये प्रूव करना है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, तो आपको स्पेसिफिक आर्टिकल बताना होगा कि स्पेसिफिकली कौन से आर्टिकल को उसने वायलेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई सारी जजमेंट्स में किसी कानून के किसी धारा को वायलेट करते हुए बताया है, इनवैलिडेट किया है, तो उन्होंने बताया है कि वो कौन से आर्टिकल को वायलेट करता है। जैसे अगर होमोसेक्सुअलिटी की क्रिमिनलाइजेशन जो सेक्शन 377 में थी, वो वायलेट करती थी आर्टिकल 21 को, विच इज फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। तो कहने का ये मतलब है कि आपको स्पेसिफिक आर्टिकल बताना होगा। आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बेस पे किसी कानून को इनवैलिडेट नहीं कर सकते हो। So this is where the first objection arose. Constitutional validity of a law cannot be challenged for violation of the basic structure. तो अगर कोई चीज सेकुलरिज्म को वायलेट करती थी, तो तुम्हें दिखाना था कि कौन से आर्टिकल, स्पेसिफिक आर्टिकल को वायलेट करती है। I will also talk about the specific articles in questions. आर्टिकल 28, 29, 30 ये आर्टिकल्स भी क्वेश्चन में है, तो आगे हम इसे डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर मदरसा एक्ट में इनका रोल है। सेकेंडली, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट आता है, मदरसा एक्ट regulates the standards of education in madrasas which are recognized by the board. Perfect. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यह कहा गया कि मदरसा एक्ट इज कंसिस्टेंट विद द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स हैव अ लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी। क्यों? क्योंकि मदरसा बोर्ड को सिलेबस रेगुलेट करने की आज़ादी है, लेकिन साथ ही साथ उनको स्टैंडर्ड सेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से निर्देश जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जिन निर्देशों के हिसाब से एनसीईआरटी का सिलेबस या स्टेट बोर्ड के सिलेबस को रेगुलेट करता है, वैसे ही मदरसा एजुकेशन के अंदर भी वो रेगुलेट कर सकता है। हालांकि यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा कहेंगे कि यहाँ पे जो है डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है। उसके कई कारण हैं। सबसे पहला, आर्टिकल 21A और राइट टू एजुकेशन जो है, इसको हमने आर्टिकल 30 के साथ पढ़ना है। आर्टिकल 30 जहां पे माइनॉरिटी, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने की आज़ादी है। और ये भी साफ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की प्रीवियस जजमेंट्स के थ्रू कि आर्टिकल 21A के अंदर जो एप्लीकेशन है और आर्टिकल 21A और उसके अंदर जो राइट टू एजुकेशन एक्ट की एप्लीकेशन है, दैट इज नॉट देयर ऑन आर्टिकल 30। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये कंप्लीटली एप्लीकेबल नहीं होता है। और संविधान में स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज को ये बेनिफिट दिए गए थे क्योंकि संविधान बनाने वाले लोग चाहते थे कि माइनॉरिटीज जो है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख पाएं। So the board, with the approval of the state government, can enact regulations to ensure that the minority educations impart secular education. तो इसके लिए आपको पूरे के पूरे कानून को इनवैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि दिस इज लाइक थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। कहने का यह मतलब है, इस कहावत का क्या तात्पर्य है, बेबी आउट विद बाथ वाटर, कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर क्लॉज से दिक्कत है, किसी पर्टिकुलर क्लॉज से परेशानी है, तो उसको रिमूव करो एक्ट से। आप पूरे के पूरे एक्ट और सभी मदरसों को की एग्जिस्टेंस को क्यों समाप्त करना चाहते? चौथा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रेज किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट में, वो ये था कि स्टेट बेसिकली लॉ ही नहीं बना सकता है मदरसे के ऊपर। ये कानून बनाने की जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है वो स्टेट के पास नहीं है, इनफैक्ट सेंटर के पास है। अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नुआंस्ड तरीके से देखा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो लिस्ट नंबर 3 है, यानी कॉन्करेंट लिस्ट है ऑफ 7th शेड्यूल,
7th शेड्यूल, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, इसको 7th शेड्यूल में लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स के थ्रू दर्शाया गया है। लिस्ट नंबर 3 यानी कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाने की इजाजत है। अब इस लिस्ट में एंट्री नंबर 25 एजुकेशन है, और एजुकेशन चाहे वो टेक्निकल हो, मेडिकल हो या यूनिवर्सिटीज हो, उसके ऊपर कानून स्टेट बना सकता है। बट एक्सेप्शन इज ऑल्सो रिटन एक्सेप्ट दीज एंट्रीज इन लिस्ट नंबर 1। तो इसका मतलब कि मदरसा एक्ट के सारे प्रावधान बनाने की इजाजत स्टेट को थी, लेकिन जहां पे वो हायर एजुकेशन के इक्विवेलेंट डिग्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया फाजिल की डिग्री, ठीक है, कामिल की डिग्री जो वो दे रहे हैं, जिसको वो इक्विवेलेंट कर रहे हैं टू मास्टर्स और बैचलर्स, वो बात गलत है। दैट कैन नॉट बी इक्वेटेड। तो इसीलिए जो एंट्री नंबर 66 यूनियन लिस्ट की है, जहां हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड सेट करने की इजाजत सेंटर को है, जिसके थ्रू यूजीसी एक्ट के थ्रू हायर एजुकेशन की डिग्रीज को रेगुलेट किया जाता है, ये स्टेट इसके ऊपर कोई पावर नहीं रखता। इसका मतलब मदरसा एजुकेशन दी जा सकती है, मदरसा बोर्ड सही है जब तक वो स्कूल एजुकेशन तक की बात करता है, लेकिन जब वो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है तब तक वो इनवैलिड है। तो इस तरीके की जो डिग्रीज हैं ये मदरसे के बेस पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं दे सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सेगमेंट हटाया कानून में से विच वॉज इन वायलेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। राइट टू एजुकेशन की बात करें तो हाई कोर्ट की गलती ये थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, कि उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट को माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई किया। आर्टिकल 30 के अंदर मदरसा के अंदर रिलीजियस और सेकुलर एजुकेशन दोनों प्रोवाइड करना ये माइनॉरिटीज का अधिकार है, और एग्जिस्टिंग प्रोविजंस जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं उसे रेगुलेट करने के लिए, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस के थ्रू उसे रेगुलेट किया जा सकता था। तो आपको जरूरत नहीं थी इस प्रकार से पूरे के पूरे कानून को हटाने की। आखिरी बात आती है अबाउट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब रिलीजियस इंस्ट्रक्शन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, इसके ऊपर सवाल उठाए गए, और इसका सवाल का जो बेसिस है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 28 है। यहां पे ये लिखा है दैट नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब अगर मदरसे को स्टेट रेगुलेट कर रहा है, यहां पे लिखा है ना रिकॉग्निशन दे रहा है, मदरसा बोर्ड बनाया तो उसने मदरसे को रेगुलेट किया और उसको रिकॉग्निशन दी, तो क्या वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने से मनाही है? द आंसर इज नो। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है बट इट शुड बी अ मैटर ऑफ चॉइस। तो चॉइस अगर 18 साल से कम का बच्चा है तो पेरेंट्स से चॉइस करवानी है, या अगर 18 साल से ऊपर का बच्चा है तो वो खुद भी चॉइस कर सकता है। इन एनी केस चॉइस देना जरूरी है, लेकिन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पे कोई रोक नहीं है अनटिल अनलेस दैट इंस्टीट्यूशन इज होली मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि कोई सरकारी स्कूल क्यों ना हो। तो एक रिलीजियस एजुकेशन और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के बीच में डिफरेंस या डिस्टिंक्शन भी क्रिएट किया गया था इन वन ऑफ द अर्लियर जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 2002, जहां पे कोर्ट ने कहा था कि इंस्ट्रक्शन वो होता है जहां पे कंपल्सरी अटेंडेंस के द्वारा रिलीजियस वर्शिप करवाई जाए और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाए, जबकि रिलीजियस एजुकेशन होता है जब आप एजुकेशन अबाउट रिलीजन्स प्रोवाइड करें टू ब्रिंग कम्युनल हार्मनी। हालांकि यहां पे इस क्वेश्चन की बात ही नहीं आई, नौबत ही नहीं आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये जो मदरसे हैं ये बस रिकॉग्नाइज्ड हैं स्टेट्स की तरफ से। इसका मतलब अगर वो ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं टू ऑप्ट आउट ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और एजुकेशन, तब तक ये वैलिड है। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इन पैरामीटर्स के बेसिस पे मोस्ट पार्ट ऑफ यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को वैलिड ठहराया। क्या अब इसे चैलेंज किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, इनफैक्ट रिव्यू के लिए भेजा जाएगा, ये सवाल है। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं। हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2025 के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रीलिम्स के स्टैटिक और करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ लाइव क्लासेस के थ्रू आपको डिस्कस करते हुए, आपके डाउट्स रिजॉल्व करते हुए उसमें
इंस्ट्रक्शन दी जाएगी एंड देयर विल बी फुल लेंथ टेस्ट विच विल बी अटैच्ड विद दैट। 7 फुल लेंथ टेस्ट भी आप उसमें प्रोवाइड होंगे। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सीसैट और मैप्स पे स्पेशल क्लासेस भी होंगी। अवेल करना चाहते हैं तो रीजनेबल प्राइसेस पे अवेल कर सकते हैं। तो इस जजमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि ये जो जजमेंट दिया गया है और जिन आर्टिकल्स की यहाँ पे बात हुई है, खासतौर पे आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 30 माइनॉरिटी राइट्स, आर्टिकल 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, उनको लेके जो सुप्रीम कोर्ट का आर्ग्यूमेंट है या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो किस प्रकार से लेते हैं आप? ठीक है, इस चीज को जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में जो आपको मैंने पॉइंट बताया है, आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। अगली बार तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।